जी अस्सलामुअलैकुम सर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर चैप्टर नंबर 15 फाउंडेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने जो है पिछले चैप्टर के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था, जिसमें हमने कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर बात की थी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर बात की थी, और हमने जो निगोशिएशन प्रोसेस है उसको स्टडी किया था कि कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आ जाए तो उनको किस तरह से हमने रिजॉल्व करना है। इस चैप्टर में हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हवाले से डिफरेंट कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करेंगे कि अथॉरिटी के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, कंट्रोल के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से स्ट्रक्चर हो सकता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो उन्हीं जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर आज जो है हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है बेसिकली, द वे इन विच जॉब टास्क आर फॉर्मली डिवाइडेड। ठीक है, एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें जॉब टास्क जो है फॉर्मली डिवाइडेड होते हैं, ग्रुप होते हैं और कोऑर्डिनेटेड किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपके जितने भी काम हैं उनको फॉर्मली डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ग्रुप्स की शक्ल में। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन की जाती है। फिर इसके बाद वर्क स्पेशलाइजेशन आ जाती है, द डिग्री टू विच टास्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर सब डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब्स। मतलब आपने एक अगर एक टास्क परफॉर्म करना है ना, तो उसके लिए आप जो है स्पेशलाइज यूनिट के ऊपर काम करते हैं। वर्क स्पेशलाइजेशन के ऊपर बात करते हैं कि आपने अगर कोई भी टास्क परफॉर्म करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपने उसको सब डिवाइड कर देना। फर्दर उसकी आगे जो है कैटेगरीज बनानी है, फर्दर जो है सेपरेट जॉब्स में उसको डिवाइड करना है, और फिर आपने जो है उसको काम करवाना है। फॉर एग्जांपल आप हम बात करते हैं वर्क स्पेशलाइजेशन की, यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है या मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो इस तरह के डिपार्टमेंट को हम जो है ओवरऑल कंट्रोल नहीं कर सकते, इनके लिए अलग से हम हेड्स वगैरह रखेंगे। ठीक है, अलग से इनकी टीम बनाएंगे, और सेपरेट जॉब्स के ज़रिए जो है इलेक्ट्रिकल के जितने मामलात हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से मैकेनिकल के, इसी तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जितने मामलात हैं उनके लिए अलग जो है सेपरेट जॉब्स में उनको डिवाइड करेंगे, ताकि हम उस टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलिटी आपको दरकार होगी। विदाउट स्पेशलाइजेशन कोई बंदा जो है इलेक्ट्रिकल का काम नहीं कर सकता, या मैकेनिकल का काम करने के लिए स्पेशलिटी होती है, या अगर आपने सिविल का काम करना है, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करवानी है, तो उसके लिए सिविल की आपके पास जो है वो नॉलेज होना चाहिए सिविल की फील्ड का। इस तरह से जो है हम वर्क को स्पेशलाइजेशन में डिवाइड करके, सेपरेट जॉब्स में डिवाइड करके उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है कि हमने फॉर्मली जो है अपने जितने जॉब टास्क जो है उनको डिवाइड कर देना है ग्रुप्स में, और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करनी है। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी को आगे हम लेके चलते हैं, मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन बेसिकली क्या होती है, द बेसिस बाय विच जॉब्स आर ग्रुप्ड इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, यानी कि जिन बेसिस पे आपके जो ग्रुप्स हैं या जो जॉब्स हैं उनको ग्रुप की शक्ल में दिया जाता है, ठीक है, उसको हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के अंदर जॉब्स आई हैं, तो मतलब आपकी रिकॉर्डिंग के हवाले से, बुक कीपिंग के हवाले से जॉब्स आई हैं। ठीक है, तो बुक कीपिंग के हवाले से जो जॉब्स हैं या रिकॉर्डिंग के हवाले से जॉब्स हैं, उनके लिए आपने एक पूरा ग्रुप बना दिया, और उस ग्रुप को आप कह रहे हैं ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपका। ठीक है, इसी तरह से आपको ज़रूरत महसूस हुई है कि आपने मतलब लोग हायर करने हैं, रिक्रूट करने हैं। ठीक है, और अच्छे स्किल्ड बंदे रिक्रूट करने हैं जिनका नॉलेज लेवल भी अच्छा हो, एक्सपीरियंस भी अच्छा हो, एक्सपर्टीज़ भी हो, कॉम्पिटेंसीज भी हो। तो इस तरह के काम करवाने के लिए आपने एक ग्रुप बना दिया, और उस ग्रुप को आपने कह दिया जी ये हमारा जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है आपका। ठीक है, तो आपने एक ग्रुप की शक्ल दे दी ना, उन जॉब्स के हवाले से आपने जो है एक ग्रुप बना दिया, और उस ग्रुप में वो स्पेसिफिकली उसी टास्क के ऊपर काम करेंगे जिन जो उनको दिया गया है।
इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स आपको देखने में मिल सकते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री का डिपार्टमेंट है, जैसे कि परचेज का डिपार्टमेंट है, जैसे कि सेल्स का डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक का डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, मैकेनिकल का डिपार्टमेंट हो सकता है आपका, ठीक है। और उसके बाद वेस्ट के हवाले से डिपार्टमेंट हो सकता है आपका। तो इन्वायरमेंटल जो इंजीनियरिंग है उसके हवाले से या क्लीनिंग के हवाले से एक डिपार्टमेंट हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से आपका डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है। जो छोटी फर्म्स होती हैं वो इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स जो है वो नहीं बनाती, उनमें एक दो चार डिपार्टमेंट होते हैं मेन, और वही सारे काम करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ काम करने वाले लोग भी ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पे जो है काम भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें डिपार्टमेंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। जो ख़ास किस्म की जॉब्स होती हैं हम उनको एक ग्रुप की शक्ल में ले जाते हैं और ग्रुप बना देते हैं, उनके डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, उसी को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। और उनके जो काम होते हैं वो सारे कॉमन टास्क होते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो सारे उसके अंदर काम इलेक्ट्रिकल वाले होंगे, ऐसा नहीं होगा उसके अंदर काम जो है वो एचआर वाले होने शुरू हो जाए। और जो एचआर डिपार्टमेंट है उसमें काम हायरिंग रिक्रूटिंग का होगा, उसमें ऐसा नहीं होगा उसमें इलेक्ट्रिकल के काम शुरू हो जाए, ठीक है। तो जो भी आपने डिपार्टमेंट बनाया है उसके जो काम है वो सारे के सारे कॉमन टास्क होंगे, जिनके हवाले से कोऑर्डिनेशन की जाएगी, और सारे के सारे लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं वो एक ही गोल के ऊपर काम करेंगे, एक ही उनका टास्क हो, कॉमन टास्क होंगे उनके, ठीक है। अब जैसे कि हम मिसाल देते हैं कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, एक कंपनी है बहुत बड़ी जिसकी 300 to 400 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड वाइड जो है इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है। उसने अपनी जो है ना मेजर जो प्रोडक्ट्स हैं उसके हवाले से उसने डिवीजन की हुई है, डिपार्टमेंट्स अलग अलग बनाए हुए हैं, ठीक है। आप अपनी डिपार्टमेंट्स जो है ना प्रोडक्ट्स की बेस पर भी बना सकते हैं, और सर्विसेज की बेस पर भी आप अपने डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, और आप अपने जियोग्राफिकली डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट्स के हवाले से देखें तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अपने जो टाइड के हवाले से प्रोडक्ट, जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर टाइड लिखा होता है या टाइड ब्रांड की हैं, ठीक है, उनको अलग किया हुआ है, पेम्पर्स को अलग किया हुआ है, चार्मिन को अलग किया हुआ है, प्रिंगल्स को अलग किया हुआ है, ठीक है। ये अलग अलग इसने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, तो इसमें इन डिपार्टमेंट्स में इन टैग्स के साथ जो है प्रोडक्ट के ऊपर काम होता है। इसी तरह से आप सर्विसेज के हवाले से भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो सर्विसेज के हवाले से भी कोई कंपनी डिपार्टमेंट्स बना सकती है, प्रोडक्ट के हवाले से भी डिपार्टमेंटलाइजेशन हो सकती है। इसके साथ साथ मैं एडिशन करता चलूँ कि अगर हम एरिया की बात करें, जियोग्राफिकली जो है हम बात करें, तो उस जियोग्राफिकली भी जो है वो आपकी डिपार्टमेंटलाइजेशन हो सकती है। ये डिपार्टमेंटलाइजेशन जो जियोग्राफिकली होती है बड़ी वैल्यूएबल होती है। फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रोडक्ट है वो पूरे, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो अगर आप जो अपनी डिपार्टमेंटलाइजेशन है वो जियोग्राफिकल एरिया को देखते हुए करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट इस तरह से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई हो सकती है, ठीक है। आप जो है प्रोविंसेस वाइज इसको क्योंकि आपके जो कस्टमर्स है ना वो स्कैटर्ड है, वो बिखरे हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, और उनकी जो नीड्स हैं वो सिमिलर नीड्स हैं, ठीक है, लेकिन उनकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट है। सिमिलर नीड्स रखते हैं लेकिन लोकेशन कोई कहीं किसी इलाके से ताल्लुक़ रखता है, कोई किसी प्रोविंस में, कोई किसी सिटी में। तो अगर आप अगर जो है प्रोविंसेस के हवाले से डिपार्टमेंट बना दें कि पंजाब वाला अलग कर दिया आपने, आपने केपी के अलग कर दिया, ठीक है, और इस तरह से आपने जो है बलूचिस्तान को अलग कर दिया और सिंध को अलग कर दिया, इस तरह से जो है डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होंगे ना वो फिर अगर एक डिपार्टमेंट पंजाब के हवाले से है ना तो पंजाब के ऊपर काम करेगा, उसकी सारी की सारी वर्किंग पंजाब में प्रोडक्ट को फैलाना होगा, और दूसरा जो है वो केपी के ऊपर काम करेगा, इसी तरह से बाकी सिंध बलूचिस्तान के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्कैटर्ड हो जाएगी पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ आपकी कस्टमर वहाँ तक इसको पहुँचाया जा सकता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन बेसिकली क्या है कि आपने अपनी जॉब को एक ग्रुप की शक्ल दे देनी, ठीक है, एक ग्रुप में अपनी जॉब्स को ले जाना है, ख़ास किस्म की जॉब्स को उसके हवाले से आपने ग्रुप बना देना, ठीक है। और उस ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, वो डिपार्टमेंट कहते हैं या डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये ग्रुप आपका प्रोडक्ट के हवाले से भी बन सकता है, ठीक है, जैसे कि हमने प्रॉक्टर गैम्बल की मिसाल ली। ये ग्रुप आपका सर्विसेज देने के हवाले, आप डिफरेंट किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं, 4-5 किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं, उसके हवाले से भी बन सकता है। या फिर ये ग्रुप जो है आपका जियोग्राफिकल एरिया की बेस पर भी आपका एक ग्रुप जो है बनाया जा सकता है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें इसके बाद जो है
डिपार्टमेंटलाइजेशन से आगे चलते हैं हम, चेन ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, चेन ऑफ कमांड बेसिकली क्या होती है, ये बेसिकली एक अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी है। ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल से लोएस्ट लेवल तक जाती है। ठीक है, और हर बंदे को पता लगता है उसने किसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी है। अनब्रोकन से मुराद क्या है, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है। ठीक है, उसने आगे जो अपने सीएफओ है, ठीक है, उसको काम देना कि भाई तुमने काम करवाना, या फिर उसके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स हैं उनको वो अपनी डायरेक्शंस देगा, और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स हैं वो आगे अपने जो सुपरवाइजर्स हैं उनको जो है वो गाइडलाइंस देंगे। ठीक है, फिर जो सुपरवाइजर्स हैं आगे, वो आगे जो वर्कर्स हैं उनको गाइडलाइंस देंगे। ठीक है, इस तरह से ये एक चेन ऑफ कमांड चल रही है जो कि सीईओ की तरफ से आई है, या हम यूँ कह सकते हैं डायरेक्टर्स की तरफ से आई है। ठीक है, डायरेक्टर्स ने या सीईओ ने बताया जी, आपके जो मैनेजर्स हैं उनको, डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स को, हेड्स को बताया। हेड्स ने आगे अपने जो है वो लोअर लेवल मैनेजर्स जो हैं या सुपरवाइजर्स को बताया। सुपरवाइजर्स ने आगे जो है अपने अपने जो एरिया में जो लोग आ रहे थे उनके वर्कर्स उनको बताया। ठीक है, इस तरह से ये कमांड जो है आगे तक जा रही है, तो इसी को हम कहते हैं चेन ऑफ कमांड। ठीक है, ये एक अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी है। ठीक है, दिस इज अनब्रोकन। अनब्रोकन से मुराद ये टू मतलब एक चेन है, चेन जो है उसके अंदर जो है वो ब्रेक नहीं आती। ठीक है, तो ये अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी है जो कि टॉप लेवल से आएगी नेशनल लेवल पे, एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल से आएगी ये कमांड। कमांड से मुराद क्या होता है, एक डायरेक्शन है, कमांड दी जा रही है, आपको आपको हिदायत दी जा रही है, आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, या आपको यूं समझ लें ऑर्डर दिया जा रहा है। मैनेजर जो सीईओ उसकी तरफ से ऑर्डर्स आ रहा है, और ऑर्डर होते होते जो लास्ट वर्कर है ना काम करने वाला मशीन पर, उसके उस तक जा रहा है वो। ठीक है, होते होते डिफरेंट जो है वो चैनल से गुजरता हुआ। ठीक है, अब ये पूरी एक चेन बनी हुई है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये चेन ऑफ कमांड है, जो कि टॉप लेवल से जो लोएस्ट लेवल है उस वक्त जाती है, और ये क्लैरिफाई करता है हर चीज़ को कि किसने किसको रिपोर्ट करना है, हु रिपोर्ट्स टू हुम, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। अब जाहिर सी बात है, जो सबसे निचले वाला बंदा उस तक बात पहुंची सीईओ की, सीईओ ने ये कहा है कि हमने इस तरह से काम करना है। अब उसने अपना काम करके, अपने हिस्से का काम करके, अपने जो जो वर्कर की बात कर रहा हूँ, वर्कर क्या करेगा, अपने हिस्से का काम करके सुपरवाइजर को बताएगा। ठीक है, तमाम वर्कर्स अपने सुपरवाइजर्स को बताएंगे, सुपरवाइजर जो है फिर वो आगे अपने जो हेड्स को बताएंगे, हेड्स जो है फिर आगे जो है वो देन जो सीईओ है या डायरेक्टर्स हैं उनको बताएंगे। ठीक है, इस तरह से ये नीचे से ऊपर जो है रिपोर्ट जाती हैं, ऊपर से कमांड आती है, ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं, और नीचे से जो है वो रिपोर्ट जाती है ऊपर कि हमने ये काम कर लिया है। ठीक है, नीचे से जो है स्टेटस जो है वो क्लियर होता है ऊपर तक। ठीक है, इस तरह से इसको हम कहते हैं चेन ऑफ कमांड। ठीक है, जो कि टॉप लेवल से लोएस्ट लेवल पे आती है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड से मुराद क्या होता है कि आपने जो है ना सिर्फ एक ही बंदे को रिपोर्ट करना है। ठीक है, आप एक से ज्यादा बंदे को रिपोर्ट नहीं करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं जी, यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में आपको दिखाता हूँ कि यूनिटी ऑफ कमांड जो है किस तरह से है। ये देखें, द आइडिया दैट अ सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर टू whom ही और शी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, कि मतलब आपके ऊपर सिर्फ एक ही बंदा है जिसको आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, आप एक से ज्यादा बंदे को रिस्पॉन्सिबल ना हो तो ऐसी कमांड जो है उसको हम यूनिटी ऑफ कमांड कहेंगे। ठीक है जी, आप एक ही बंदे को बताने के मजाज हो, आप एक ही बंदे को बताने के रिस्पॉन्सिबल हो, आपके ऊपर एक ही बंदा, एक ही सुपीरियर हो जिसको आपने रिपोर्ट करना हो, तो अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट होगा तो उसको हम कहेंगे यूनिटी ऑफ कमांड है। यानी कि आपने एक ही बंदे को कमांड जो है आज एक ही बंदे को आपने रिपोर्ट करनी, एक ही बंदे को के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, वहां से आपको कमांड आ रही है। ठीक है, और उसी को आपने जो है रिपोर्ट करना है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। और अथॉरिटी बेसिकली क्या होती है, द राइट्स इनहेरेंट इन अ मैनेजरियल पोजीशन टू गिव ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट द ऑर्डर्स टू बी ओबेड। ठीक है, अथॉरिटी बेसिकली आपके पास एक राइट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसके पास एक राइट है, अपनी पोजीशन की वजह से, आपकी अपनी फॉर्मल पोजीशन की वजह से आपके पास जो राइट होता है ना ऑर्डर देने का, उसको हम अथॉरिटी कहते हैं।
अपनी मैनेजेरियल पोजीशन की वजह से आपको जो हक होता है ना ऑर्डर देने का, ठीक है। अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसने अपने अपने डिपार्टमेंट की काम करवाने हैं, तो वो ऑर्डर्स दे सकता है अपने एम्प्लॉयज़ को जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है। कि काम को किस तरह से अगर उसने वो इम्प्रूवमेंट लानी है तो वो डिफरेंट किस्म के ऑर्डर्स दे सकते हैं काम को इम्प्रूव करने के हवाले से। तो जो मैनेजेरियल पोजीशन के हवाले से आपके पास एक राइट होता है ऑर्डर देने का, उसको हम अथॉरिटी कहते हैं। और इसमें जो मैनेजर है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मैं ऑर्डर दूंगा और मेरा ऑर्डर जो है उसको ओबे किया जाएगा, मेरे ऑर्डर को माना जाएगा, ठीक है। इसको हम अथॉरिटी कहते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जिसमें हम एक ही बंदा कमांड कर रहा होता है और हम एक ही बंदे को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारा एक ही सुपीरियर होता है, उसी को हम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूनिटी ऑफ कमांड कहेंगे, ठीक है। उसके बाद स्पैन ऑफ कंट्रोल है। स्पैन ऑफ कंट्रोल बेसिकली क्या है, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ मैनेजर कैन एंड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली डायरेक्ट, ठीक है। मतलब कि मैनेजर जो है वो अपने अंडर कितने के लोग रखेगा जिनके साथ वो इजीली डायरेक्शन, देखे ना, अगर एक इदारे के अंदर 3,000 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल उस इदारे का एक ही मैनेजर है, तो मैनेजर अपने अंडर जो है कितने लोगों से बात करेगा, ठीक है, जिनको वो इजीली जो है इफेक्टिवली डायरेक्शन दे सकता है। ये वो बंदे आगे 2 भी हो सकते हैं, वो बंदे आगे 4 भी हो सकते हैं, वो बंदे आगे 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। इसको मैं आप एक स्केच के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें ज़रा, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल है आपका, यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे अज्यूमिंग स्पैन ऑफ 4, ठीक है, जो है वो स्पैन ऑफ 4 है। अब यहाँ पे एक बंदा टॉप पे है, उसने आगे 4 बंदों को डायरेक्शन देनी है, ठीक है। तो ये स्पैन ऑफ 4 है। तो 4 बंदों ने आगे डायरेक्शन देनी है 16 को, ठीक है, और 16 बंदों ने आगे डायरेक्शन देनी है 64 को, 64 ने आगे डायरेक्शन देनी है 256 पीपल, और उसके बाद 1024 एंड देन 4096। तो इतने जो है वो लोग थे जिन तक हमने ये बात पहुंचानी थी। तो हमने जो है ये मैनेजर लेवल जो है 1 to 6 हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके ये सारे वर्कर्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके वर्कर्स हैं जिन तक हमने बात पहुंचानी थी। तो ये आपका अज्यूमिंग स्पैन ऑफ 4 है। ये स्पैन ऑफ 4 आपका जो है वो 8 का भी हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि मैनेजर, ओवरऑल जो मैनेजर है कंपनी का, ठीक है, उसने 8 बंदों के साथ राब्ता करना है, 8 बंदों को रिपोर्ट, 8 बंदों को डायरेक्शंस दे रहा हूँ, ठीक है। फिर वही 8 बंदे जो है 64 बंदों को दे रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ 4 वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया, ठीक है। मतलब मैनेजर जो है वो 8 लोगों के साथ डायरेक्शन है, 8 लोगों को डायरेक्शन दे रहा है 4 की बजाय, और वो 8 लोग 64 को दे रहे हैं और 64 दे रहे हैं 512 को, ठीक है, और 512 दे रहे हैं जी आगे 4096 लोगों को, ठीक है। इस तरह से भी डायरेक्शन हो सकती हैं। ये आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल है। वो किसी तरह से भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, ठीक है, 20 का भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जितना मैनेजर इजीली उनको डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैनेजर अगर इजीली 4 बंदों को हैंडल कर सकता है, ठीक है, तो वो 4 बंदों से बात करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैनेजर अगर 8 बंदों को डायरेक्टली डील कर सकता है, 8 बंदों को सही तरीके से इफेक्टिवली डायरेक्शंस दे सकता है, तो वो 8 बंदे अपने साथ जो है वो लगाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के स्पैन ऑफ कंट्रोल होते हैं। इसी की हम यहाँ पे नीचे बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अ मैनेजर कैन एफिशिएंटली, जो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स हैं, कितने सबॉर्डिनेट्स को मैनेजर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली डायरेक्शंस दे सकता है, उसको हम स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है सेंट्रलाइजेशन का, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन क्या होती है, द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग हो रही है एक मरकज से हो रही है, एक सिंगल पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट से हो रही है, ठीक है, इसको हम सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। बाज़ औक़ात होता है ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है जी हर डिपार्टमेंट अपने डिसीजन खुद ले रहा होता है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट के पास इख्तियार नहीं होता कि वो अपने डिसीजन खुद ले ले, ठीक है, तो सब सब जो डिसीजन लेते हैं वो जो है सिंगल पॉइंट से ही तय होते हैं सारे डिसीजन, ठीक है। तो अगर किसी एक सिंगल पॉइंट से ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो ऐसे मतलब सारे जो है सिंगल पॉइंट पे रिपोर्टेबल हैं, सारे डिसीजन सिंगल पॉइंट से हो रहे हैं, एक मरकज से हो रहे हैं, ठीक है, एक सेंटर पॉइंट से हो रहे हैं, तो इसको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर को हम सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। और अगर किसी एक सेंटर पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से जो है सारे डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही, यानी कि मैनेजर ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इख्तियार दिया हुआ है
कि भाई आप लोग अपने लेवल पे डिसीजन खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट होगा वो डिसेंट्रलाइजेशन का होता है। ये मेनली कॉन्सेप्ट जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है या इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो सारी एक सिंगल पॉइंट पे हो रही है, ठीक है। और जो डिसेंट्रलाइजेशन है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग एक सिंगल पॉइंट से नहीं हो रही, बल्कि डिपार्टमेंट्स को आपने अथॉरिटी दे दी कि अपने लेवल पर डिसीजन वो खुद ही कर सकते हैं। आपने जो है वो अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया, आपने अथॉरिटी को स्प्रेड आउट कर दिया, ठीक है। आपने अथॉरिटी को फैला दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से बिखेर दी अथॉरिटी को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वाले अपनी अथॉरिटी यूज़ करके डिसीजन मेकिंग अपने लेवल पर खुद ही कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम को हम ऑर्गेनाइजेशन के डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने जो है किन कॉन्सेप्ट को डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद स्टडी किया है। डिपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से पढ़ा, ठीक है, जो कि हमने प्रोडक्ट के हवाले से भी हो सकती है, सर्विसेज के हवाले से भी डिपार्टमेंटलाइजेशन हो सकती है, एरिया वाइज भी डिपार्टमेंटलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद चेन ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि चेन ऑफ कमांड क्या है, जो अनब्रोकन लाइन है, ठीक है, जिसमें आप जो है टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक जो है अपनी बात को पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम चेन ऑफ कमांड कहते हैं। और हर बंदे को पता होता है ना कि हु रिपोर्ट्स टू हुम, कि किसने किसको रिपोर्ट करना है। उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा इसके अंदर, ठीक है, कि अगर आप एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर एक कमांड देने वाला, ठीक है। एक तो चेन ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कहता है वी कैन डिस्कस द चेन ऑफ कमांड विदाउट आल्सो डिस्कसिंग द अथॉरिटी एंड यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। अथॉरिटी और यूनिटी ऑफ कमांड को डिस्कस किए बगैर हम जो है वो चेन ऑफ कमांड की बात नहीं कर सकते यहाँ पे। तो अथॉरिटी को भी हमने समझ लिया कि अथॉरिटी जो आपके पास एक मैनेजरियल पोजीशन की वजह से होती है, जिसमें आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऑर्डर देंगे और आपका ऑर्डर ओबे किया जाएगा, माना जाएगा, वो अथॉरिटी है। और यूनिटी ऑफ कमांड क्या है कि इसमें आपके जो है वो अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी है। इसमें आप जो है एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल है। इट ओनली सेज अ पर्सन शुड हैव वन एंड ओनली सुपीरियर टू हुम और ही और शी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो आप इसमें एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल है, एक बंदा आपको डायरेक्शंस देगा और उसी को आप जो है वो रिस्पॉन्सिबल, आपके ऊपर सेवरल सुपीरियर्स नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपके ऊपर सेवरल सुपीरियर्स होंगे, आपने एक से ज़्यादा बंदों को रिपोर्ट करना होगा, ठीक है, तो देन जो है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ सकते हैं और उनको कोप अप करना मुश्किल हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल होंगे और उसी को बताएंगे और आगे वो खुद बताता रहेगा दूसरों, इसको यूनिटी ऑफ कमांड कहेंगे। तो इस तरह से यूनिटी ऑफ कमांड मिल मिल के एक पूरी चेन बनती है, ठीक है। वर्कर्स ने जो है अपने सुपरवाइजर को बताया, सुपरवाइजर्स ने आगे बताया हेड्स को, हेड्स ने आगे बताना किसको, अपने जो है वो मैनेजर को बताना, ठीक है। इस तरह से चीज़ें चलती हैं। अगर आप एक बंदा आपके ऊपर होगा तो फिर काम सही तरीके से चलेगा, अदरवाइज अगर ज़्यादा बंदे होंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं, ठीक है जी। ये था जी हमारा चेन ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने डिस्कस किया जी स्पैन ऑफ कंट्रोल का। तो दो तरह से स्पैन ऑफ कंट्रोल हमने यहाँ स्टडी किए हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल है कि एक मैनेजर जो है वो कितना इफेक्टिवली कितने बंदों को एट अ टाइम डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकता है इफेक्टिवली। एक बंदा जो है वो 4 बंदों को इजीली एक टाइम में कंट्रोल कर सकता है, एक बंदा 8 बंदों को कंट्रोल कर सकता है। तो डिफरेंट जो है वो स्पैन ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। मतलब इसका यही है कि मैनेजर जो है वो कितना कितने सबॉर्डिनेट्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकता है, वो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पे यहाँ पे हमने देखा था कि एक मैनेजर 4 बंदों का आगे कंट्रोल कर रहा है और फिर आगे इस तरह चेन चल रही, ठीक है। यहाँ मैनेजर जो है वो 8 बंदों को कंट्रोल कर रहा है, तो डिफरेंट स्पैन ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। यहाँ वाला मैनेजर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, यहाँ वाला मैनेजर ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है, वो 8 बंदों को ज़्यादा इफेक्टिवली जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम स्पैन ऑफ कंट्रोल कहेंगे, ठीक है। और दो आगे मेन कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किए हैं, सेंट्रलाइजेशन का और डिसेंट्रलाइजेशन का, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन क्या होती है कि हम हमारा जो है ना डिपार्टमेंट के जो अंदर जो है डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी हमारे पास नहीं होती है, यानी कि सारी की सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो एक सेंटर पॉइंट से हो रही है, ठीक है। हमारे मैनेजर ओवरऑल जो मैनेजर है वही डिसीजन मेकिंग कर रहा है और सारे के सारे डिपार्टमेंट्स उसके मोहताज हैं उसकी बात के, ठीक है। डिसीजन मेकिंग अगर एक सेंटर पॉइंट से हो रही हो, एक मरकज से हो रही हो इदारे के अंदर, ठीक है, तो ऐसा जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइजेशन का कहलाता है, ठीक है। अगर जो डिसीजन मेकिंग है एक सेंटर पॉइंट से एक मरकज से ना हो रही हो, यानी कि डिपार्टमेंट्स को अथॉरिटी डेलीगेट की गई हो कि आप लोग अपने लेवल पर डिसीजन मेकिंग खुद कर सकते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का होपफुली आपको फ़र्क समझ आ गया होगा कि डिसीजन मेकिंग के हवाले से फ़र्क है इसका। इसको यहाँ तक हमने जो है वो
स्टडी किया है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर लें। थैंक यू सो मच।